मैं डॉक्टर सुधीर सिन्हा, एक कृषि वैज्ञानिक। मिट्टी की उर्वरता मेरा शौक, मेरा कर्म और मेरा जुनून है। पिछले 20 सालों में मैंने देश के सुदूर गांवों की धरती को छुआ है, उसके रहस्यों को समझा है। लेकिन बरगांव वो जगह थी जिसने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे अपने अंदर समा लिया। बरगांव, नक्शे पर एक धब्बा, लेकिन कृषि विभाग की फाइलों में एक चमत्कार। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा ये गांव पिछले 1 दशक से गेहूं की उस किस्म की पैदावार कर रहा था जिसकी उपज औसत से 3 गुना थी। दाने इतने बड़े, सुनहरे और भारी कि देखते ही बनता था। मुंबई, दिल्ली के बड़े बड़े आटा मिल मालिक इस गेहूं के लिए हाथ मलते थे। लेकिन विडंबना ये थी कि इस गांव में किसी ने भी इस गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया था। ये सारी फसल बाहर भेज दी जाती थी। गांव वाले सिर्फ पैसे लेते थे और बाजार से राशन खरीदते थे। ये रहस्य मुझे बेचैन कर रहा था। आखिरकार विभाग से अनुमति लेकर मैं बरगांव पहुंच गया। गांव का मुखिया सरदार हरदेव सिंह एक दहाड़ जैसी आवाज और हाथी जैसे कदकाठी का आदमी था। उसने मेरा स्वागत अपने विशाल पक्के मकान में किया। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए देवता हैं। हमारी मिट्टी की कृपा का राज जानने आए हैं। खूब मेहमान नवाजी होगी। मैं उसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ। शुद्ध देसी घी की खुशबू, हाथ से पिसे मसालों का स्वाद। पर एक बात अजीब लगी। जिस मेज पर मुझे भोजन परोसा गया, वहां से गेहूं की रोटी गायब थी। बाजरे की रोटी थी, चावल थे, लेकिन उस विशाल गेहूं की फसल का कोई नमूना नहीं। सरदार जी, ये आपका गेहूं? वो तो व्यापार है डॉक्टर साहब, हम उसे छूते तक नहीं। वो दूसरों के लिए है। मैंने अगले दिन से खेतों का दौरा शुरू किया। पहली नजर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं गहरे गया, मिट्टी में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये सिर्फ ह्यूमस या खाद की गंध नहीं थी, ये गहरी, मीठी सी, लगभग धातु जैसी गंध थी। मैंने अपने साथ लाए पोर्टेबल किट से मिट्टी के नमूने लिए। उस रात मैं अपने कमरे में मिट्टी की जांच कर रहा था। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश सब सामान्य से कहीं अधिक थे, लेकिन एक तत्व ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था। कैल्शियम की मात्रा अस्वाभाविक रूप से उच्च थी और उसके साथ कुछ जैविक अवशेष जो पूरी तरह से विघटित नहीं हुए थे। मैंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे सुई की नोक के बराबर सफेद भूरे रंग के क्रिस्टल जैसे टुकड़े थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये कोई खनिज नहीं था। मैंने फोरेंसिक साइंस में पढ़ा था, उच्च तापमान पर जली हुई हड्डी के अवशेष इसी तरह के होते हैं। ये मिट्टी हड्डियों की राख से मिली हुई थी। मैं उस रात सो नहीं सका। सवेरे होते ही मैं सीधा हरदेव के पास गया। सरदार जी, आपकी मिट्टी में इसमें हड्डियों की राख मिली हुई है, ये कैसे संभव है? हड्डियां? डॉक्टर साहब, आप बड़ी अजीब बातें करते हैं। यहाँ तो हम पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। हाँ, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि असली उर्वरक खून और हड्डी से बनता है, लेकिन वो तो किस्से हैं। मैं उसकी टालमटोल से संतुष्ट नहीं था। मैंने गांव में और पूछताछ शुरू की। चौपाल के बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, हमारी फसल वरदान है डॉक्टर साहब, उसके बारे में ज्यादा मत पूछो। तीसरे दिन मुझे एक सुराग मिला। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था। उसके पास की जमीन दूसरी जगहों से ज्यादा काली और उपजाऊ थी। वहीं मुझे जले हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला जिस पर किसी बाहरी कंपनी का लोगो था। उसी दिन शाम को एक चाय की दुकान पर एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, बेटा, यहाँ से 3 महीने पहले एक व्यापारी आया था मशीनरी खरीदने। उसके बाद किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। यहाँ आने वाले बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। रात को मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण, बूढ़ी औरत की बात, कुएं के पास का वो जला हुआ कपड़ा। मैंने तय किया, सुबह होते ही यहाँ से निकलूंगा और विभाग को रिपोर्ट भेजूंगा। ये गांव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक शमशान था जहां लाशों की राख से फसल उगाई जा रही थी। रासायनिक उर्वरक नहीं, बल्कि मानवीय अस्थियां इस धरती की ताकत थीं। लेकिन मैं देर कर चुका था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर हरदेव खड़ा था। उसके पीछे गांव के 5-6 और आदमी थे। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी? आपने तो हमारी फसल का राज अभी पूरा जाना ही नहीं। मुझे पता चल गया है हरदेव, ये मिट्टी, ये लाशों की राख है। नहीं डॉक्टर साहब, हम उनका मांस नहीं खाते। हम उनकी आत्मा को गेहूं के दानों में बदल देते हैं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया था, धरती को खून चाहिए,
हड्डी चाहिए। जितना ज्यादा तुम धरती को दोगे वो उतना ही ज्यादा लौटाएगी। और हम देते हैं। हर साल हम धरती माँ को एक बलि देते हैं, एक इंसान। उसकी राख से हमारी फसल सोना उगलती है। तुम पागल हो, ये हत्या है। हत्या? ये खेती है। और तुम डॉक्टर साहब, तुम तो खुद ही आए हो, हमने तुम्हें बुलाया नहीं था। तुम हमारे रहस्य की खोज में आए और अब तुम इस साल की फसल का हिस्सा बनोगे। मैं भागा। मैं गांव की गलियों में अंधेरे में जान बचाकर भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर खिड़की से चेहरे मुझे देख रहे थे। वही चेहरे जिन्होंने कल तक मुझे मेहमान नवाजी दी थी, अब पत्थर जैसे निर्दयी थे। वो शिकारी थे और मैं शिकार। उन्होंने मुझे जंगल के किनारे घेर लिया। हरदेव ने आदेश दिया, कुएं के पास ले चलो, पहले उसकी डायरी और नमूने नष्ट करो। मुझे पीटा गया। मेरा सारा सामान, मेरी डायरी, मोबाइल सब छीन लिया गया। उन्होंने मुझे उसी पुराने कुएं के पास बांध दिया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह का धुंधलक्का था। मैं एक लकड़ी के खंबे से बंधा था। मेरे सामने वही विशाल सुनहरे खेत थे। गेहूं की बालियां इतनी भारी थीं कि झुकी जा रही थीं। हरदेव और गांव के लोग, पूरे गांव इकट्ठे थे। एक बूढ़ा पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। उनके लिए ये कोई हत्या नहीं, ये एक अनुष्ठान था। हरदेव मेरे पास आया। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और मेरी आंखों में देखा। डॉक्टर साहब, तुमने हमारी मिट्टी को समझ लिया था। तुमने कहा था हड्डियों की राख, बिल्कुल सही। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ राख नहीं है, ये उस व्यक्ति का पूरा सार है। उसका डर, उसका दर्द, उसकी लालसा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और फिर वो फसल के दानों में समा जाता है। यही कारण है कि हम कभी ये अन्न नहीं खाते। ये उन लोगों के लिए है जो हमसे दूर हैं। वे खाते हैं और हम पैसे गिनते हैं। तुमने मिट्टी में हड्डी के अवशेष देखे, अब तुम खुद ही उन अवशेषों का हिस्सा बनोगे। आज रात अमावस्या है, तैयारी शुरू करो। पूरा दिन मैं उस खंबे से बंधा रहा। धूप मेरी जलती हुई त्वचा को चाट रही थी। गांव की औरतें मेरे चारों ओर आकर खड़ी हो जाती, मुझे ऐसे देखती जैसे बाजार में सब्जी देखती हैं। कोई मुझे पानी पिलाता, कोई मेरे घावों पर मरहम लगाता। उनके स्पर्श में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी देखभाल थी, जैसे कोई किसान अपनी फसल की रखवाली करता है। मैं अब उनके लिए एक आदमी नहीं, बल्कि अगली फसल की खाद था। रात आई, अमावस्या की काली रात। आकाश में तारे तक नहीं थे, केवल मशालों की लौ थी। उन्होंने मुझे खोला और खेतों के बीच बने चबूतरे पर लिटा दिया। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हरदेव ने एक बड़ी सी दरांती उठाई। मैं चीखा। मैंने अपने जीवन की सारी शक्ति लगाकर चीखा। मैंने उनसे तर्क किया, मैंने रोया, मैंने गिड़गिड़ाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे मेरी चीख को अनुष्ठान का हिस्सा समझ रहे थे, उसी तरह जैसे बलि के पशु की चीख को वे सुनते होंगे। अगले दिन सुबह बरगांव के खेतों में एक नई काली मिट्टी बिखरी हुई थी। हरदेव ने उसे अपने हाथों में लिया, सूंघा और मुस्कुराया। कुछ ही हफ्तों में बरगांव का गेहूं फिर से बाजार में आ गया, सुनहरा, भारी और सस्ता। लाखों टन गेहूं देश भर में बिका। उस गेहूं से बनी रोटियां लाखों घरों में खाई गईं। लेकिन कहते हैं कि उस साल के बाद जिन शहरों में बरगांव का गेहूं गया, वहां एक अजीब बीमारी फैली। लोग बेवजह बेचैन रहने लगे। उन्हें सपने में एक अंधेरा कुआं दिखता, एक चिल्लाता हुआ आदमी और सुनहरे गेहूं के खेत। कुछ लोग तो रात में उठकर खाना खाने लगे, कच्चा अन्न, मिट्टी, यहां तक कि अपने ही बगीचों की मिट्टी चाटने लगे। मनोचिकित्सकों ने इसे पीका विकार कहा, लेकिन असलियत क्या थी ये कोई नहीं जानता। हाँ, एक बात और, डॉक्टर सुधीर सिन्हा, मतलब मैं, कभी नहीं मिला। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस गांव गई, लेकिन वहां हरदेव ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, वे तो 3 दिन में ही चले गए थे। बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी याद में हमने इस साल की फसल का नाम सुधीर रखा है। बहुत अच्छी फसल हुई है। पुलिस को कुछ नहीं मिला। बस गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास की मिट्टी दूसरी जगहों से ज्यादा काली और उपजाऊ लगी। और हर साल अमावस्या की रात बरगांव में एक नई फसल बोई जाती है, सुनहरी, भारी और घातक।